नमस्कार। आज का हमारा पाठ है कक्षा 9 से जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। राम स्वरूप, उनका नौकर रतन, राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरी एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में ही खेला गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। राम स्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी राम स्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। राम स्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु राम स्वरूप लड़के वाले को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। राम स्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वह मालिक को बताता है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। राम स्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। जो गोपाल प्रसाद हैं वे शादी ब्याह को एक बिजनेस की तरह समझ रहे हैं। राम स्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। राम स्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो राम स्वरूप कहते हैं, वह तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर जनपत्रियों के मिलने की बात होती है तो राम स्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तस्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा। राम स्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट करते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि को देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर राम स्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। राम स्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। उमा हल्की और मजबूत आवाज़ में कहती है, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी और मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। इस तरह की बातें सुन करके राम स्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। उमा को डांटते हुए, उमा अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं जरा इनसे पूछिए तो, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर
गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा कहती है, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं होती? और आप अपने साहबजादे से ज़रा पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भाग गए थे। गोपाल प्रसाद, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? उमा कहती है, हाँ पढ़ती हूँ, बीए पास किया है। मैंने न तो कोई चोरी की है और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, ज़रूर जाइए, घर जाकर ज़रा यह भी पता लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। यह सुनकर के बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं और उमा रोने लगती है। उनका नौकर रतन मक्खन लेकर आता है और यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है।